सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीएस लीगल वर्ल्ड। और आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 आरसीडी का सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली वी आर डूइंग वन पार्ट ऑफ इट, सो वी आर डूइंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इसमें कुछ मिला के कुछ 20-25 सेक्शंस है जो हमको करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग ऑफ अ टाइम। सो सेक्शन 5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग क्या बोलता है देखना, कि डायरेक्टर है या फिर कोई भी ऑफिसर जो कि बिलो द रैंक नहीं है डेप्यूटी डायरेक्टर के, अगर उसको लगता है इन राइटिंग, उसके पास रीजन टू बिलीव है दैट कोई भी पर्सन जिसके पास प्रोसीड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है सबको होता है, प्रोसीड्स ऑफ दैट मनी लॉन्ड्रिंग है, एंड सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लाइकली टू बी कंसील्ड, मतलब वो एक तो उसके पास इन पोजेशन है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो कंसील हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और जिसकी वजह से वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का कॉन्फिस्केशन नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टर या फिर डेप्यूटी डीडी बोलते हैं, ठीक है, डी या फिर डीडी। तो डी या फिर डीडी ही कैन ऑर्डर इन राइटिंग टू अटैच द प्रॉपर्टी फॉर 180 डेज मैक्सिमम। और ये जो 180 डेज है, इसमें अगर हाई कोर्ट ने कोई स्टे पीरियड दे दिया है ना, कि स्टे ऑर्डर दे दिया, तो 180 डेज में वो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर काउंट नहीं होगा। हाउएवर इन केस ऑफ शेड्यूल ऑफेंस, मतलब सेक्शन 5 आई गेस, नहीं सेक्शन I don't remember the section exactly, but section 3 I guess, I'm not really sure, but किसी तो सेक्शन में schedule offense का definition दिया है, सेक्शन 2 में होगा, फिर schedule offense का ये सेक्शन 2 में ही होगा definition। तो सेक्शन 2 में schedule offense का definition दिया है, वहाँ पे ABC करके 3 पार्ट में डिवाइडेड है कि ये schedule offense क्या, तो ये क्या। तो जो भी schedule offense में अगर कोई आता है, ठीक है, इन केस अगर ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो schedule offense की वजह से है, तो वो रिपोर्ट जो है वो उसको पहले किसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सीआरपीसी को, अंडर मजिस्ट्रेट को, अंडर सेक्शन सीआरपीसी। मैंने क्या बोला अगेन, वापस से देखना यहाँ पे, कि डायरेक्टर या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर को नॉट बिलो द रैंक, डायरेक्टर या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर, अगर उसके रीजन टू बिलीव है दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू ट्रांसफर दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या फिर इज इन पोजेशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो वो क्या कर देगा, वो कॉन्फिस्केट करेगा डायरेक्टली, ठीक है, वो कॉन्फिस्केट करेगा डायरेक्टली विदाउट गिविंग द रिपोर्ट टू एनीबडी, ठीक है। लेकिन अगर वो ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये ऑफेंस आ रहा है स्केड्यूल ऑफेंस के अंडर, और उससे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिल रहा है, तो इन दैट केस वो मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट सबमिट करेगा इन राइटिंग कि क्यों कर रहा है। और अंडर सेक्शन 173 वाला जो सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट है, वो सेम मजिस्ट्रेट। नाउ डायरेक्टर या फिर डीडी जो है, आफ्टर अटैचमेंट वो ऑब्वियसली अटैच कर लेगा प्रॉपर्टी को, तो वो फॉरवर्ड करेगा कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो भी उसका ऑर्डर है कॉपी का, प्लस मटेरियल इन हिज पोजेशन जो भी है वो एए को फॉरवर्ड कर देगा। नाउ एए जो है वो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट देगा। सी अभी तक उसने प्रॉपर्टी सिर्फ कॉन्फिस्केट की है, क्या है, अभी तक उसने प्रॉपर्टी विच कैन अफेक्ट कॉन्फिस्केशन, सो ही कैन ऑर्डर इन राइटिंग टू अटैच द प्रॉपर्टी। अभी उसने सिर्फ ऑर्डर किया है राइटिंग में अटैच करने के लिए प्रॉपर्टी। नाउ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट कौन देगा, तो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जो है, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जो है ए नहीं देने वाला है इस केस में, डायरेक्टर या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर ही देने वाला है। सो डिड यू रीड इट नाइसली दैट ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट कौन देगा, डायरेक्टर या फिर डीडी ही देगा, और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट वो फॉरवर्ड कर देगा ए को। ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जो है वो सीज हो जाएगा आफ्टर 180 डेज, या फिर ऑन डेट ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 8(3). 8 जो है वो एडजुडिकेशन का आता है, दोनों में से जो भी पहले होगा वहाँ पे ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट सीज हो जाएगा। नाउ इंटरेस्टेड पर्सन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंजॉयमेंट ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। भले ही वो प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, लेकिन वो जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है वो उसको फिर भी इंजॉय कर सकता है। उसके बाद है डायरेक्टर जो है या डिप्यूटी डायरेक्टर जो है विद इन 30 डेज ऑफ अटैचमेंट फाइल करेगा अ कंप्लेंट टू एए, एंड यहाँ पे सेक्शन 5 ओवर। सो सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट ए का पावर्स और उसके ए का पावर्स, उसका कंपोजिशन। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट क्या करेगी, ए को अपॉइंट करेगी। नाउ ए कौन होगा, तो ए में कौन होगा, तो एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर होंगे। नाउ जो चेयरपर्सन होगा और जो भी मेंबर होंगे वो दिल्ली में बैठेंगे, और चेयरपर्सन जो होगा वो अपॉइंटेड बाय कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। जो 2 मेंबर होगा उनके लिए क्वालिफिकेशन दिया है दैट दे आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज 2 मेंबर्स के लिए ये क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। फील्ड वो लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ में एक्सपीरियंस कब माना जाएगा, जब क्वालिफाइड हो सकते, दे आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब उनके पास इतना क्वालिफिकेशन है कि उनको डिस्ट्रिक्ट जज बना सकते हैं, या फिर हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस
एंड हेल्ड पोस्ट इन ग्रेड A1, या तो वो उनके पास इतना क्वालिफिकेशन है कि हम उनको डिस्ट्रिक्ट जज बना सके, या फिर वो लोग मेंबर है किसके, हैज़ बीन अ मेंबर, हैड बीन अ मेंबर या हैज़ बीन अ मेंबर, रहा है मेंबर कहाँ का, इंडियन लीगल सर्विस का, एंड हेल्ड पोस्ट इन ग्रेड A1। ठीक है, ये ज़रूरी है, ये या तो ये या तो ये, अगर ऐसा है तो प्लस उन लोग के पास नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस का, अकाउंटेंसी का एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, तब फिर वो कौन बनेंगे, मेंबर बनेंगे किसके, ए के। तो ए का इतना समझा कि ए जो है दिल्ली में बैठेगा, समझ में आ रहा है। ए का जो चेयरपर्सन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। नाउ चेयरपर्सन कैन ऑल्सो ट्रांसफर मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर, वो चेयरपर्सन का पावर है। जो दो मेंबर है ए के, दे ईदर हैव टू बी क्वालिफाइड टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज और हैज़ अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस, एंड ऑल्सो उनका ग्रेड 1 होना चाहिए इंडियन लीगल सर्विस में, एंड ऑल्सो दे हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ फिनेंस, अकाउंटेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। नाउ जुरिस्डिक्शन क्या होगा ए का, तो ए कैन बी एक्सेस, जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कैन बी एक्सरसाइज एज बाय बेंचेस कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, 1 और 2 मेंबर रहे, मतलब जुरिस्डिक्शन तक के तो ठीक है, मतलब ऐसा पूछा क्वेश्चन कि चेयरपर्सन और एक ही मेंबर ने ऑर्डर दिया तो चलेगा क्या, चलेगा, क्योंकि एक या दो मेंबर कोई भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही रहना है, एक या दो मेंबर जुरिस्डिक्शन में काउंट होते हैं। नाउ चेयरपर्सन प्लस मेंबर जो है वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस अप टू 5 years या फिर 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो 5 years तक मोस्टली होल्ड कर सकते हैं। 65 years के होने वाले तो 5 साल हो या ना हो, 65 में पहले ही निकलना पड़ेगा। सैलरी कैन नॉट बी वेरी टू मेंबर्स एट डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, एक बार अपॉइंट हो गए वो लोग, उसके बाद आप सैलरी उनकी डिसएडवांटेज में चेंज नहीं कर सकते हो, बढ़ा भले ही सकते हो, घटा नहीं सकते। वैकेंसी ऑफ चेयरमैन जो है या फिर मेंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिल करेगा। चेयरपर्सन या फिर मेंबर जो है वो लोग को अगर रिजाइन देना है तो वो लोग को राइटिंग इन नोटिस देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, एंड दे वुड होल्ड ऑफिस, वही नॉर्मल वाला प्रोविजन, 3 महीने फ्रॉम रेजिग्नेशन लेटर, या फिर जब तक न्यू सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता, विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल अगर कर सकता है कोई तो सेंट्रल गवर्नमेंट। वैकेंसी अगर चेयरपर्सन का है डेथ या रेजिग्नेशन की वजह से, तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ना, सीनियर मोस्ट मेंबर वुड एक्ट एज अ चेयरपर्सन अंटिल न्यू सक्सेसर अपॉइंट बिटवीन द मेंबर्स। नाउ ए जो है नॉट बाउंड बाय द प्रोसीडिंग्स ऑफ CPC, ए मतलब CPC में जो प्रोसीजर दिया है वो ए को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बट ही हैज़ टू बी फॉलोइंग द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नीड्स ऑब्वियसली रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच इज़ गिवन अंडर आई गेस our GIGL module, it has been given in CS executive कि rule of natural justice क्या होता है, that has to be followed by A. So I hope इतना समझ में आया होगा. Now we gonna do section 8. Hold on for a second. So we are done with section 6, right? Appointment. So let's understand section 8 which is adjudication. Adjudication of section 8 में क्या बोला है? First you try to understand. सो ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम एनी डायरेक्टर और फ्रॉम एनी ऑफिसर, अगर ए को लगता है, रीजन टू बिलीव है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हुआ है, तो वो 30 days का नोटिस देके पर्सन को बोलेगी कि मुझे बता तेरा सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, अर्निंग क्या है, एसेट्स का बता, सोर्सेज ऑफ एसेट्स बता, आउट ऑफ विच ही हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी विच इज़ बेसिकली अटैच या फिर कॉन्फिस्केटेड या फिर सीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कौन बोलेगा? अगर अगर डायरेक्टर ने कंप्लेन किया या किसी ऑफिसर ने कंप्लेन किया ए को, तो ए जो है 30 days का नोटिस देगी कि मुझे ये जानकारी दे, तेरा सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। अब जो कॉपी है शेल सेंड टू बेनिफिशियल ओनर एज वेल एज द पर्सन ओन्स द प्रॉपर्टी, जो पर्सन ओन कर रहा है प्रॉपर्टी को, जो उसका बेनिफिशियल ओनर फिलहाल है, दोनों को नोटिस जाएगा। अगर प्रॉपर्टी जॉइंट नाम पे है तो नोटिस शेल बी सर्व टू ऑल पर्सन, दोनों के नाम पे नोटिस जाएगा अगर जॉइंट ओनर होते हैं तो। उसके बाद सेक्शन 8(2) क्या बोल रहा है देखना, दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई इफ एनी, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उसको एक बार जो भी रिप्लाई मिल गया वो, या फिर उसने अग्री पर्सन का सुन लिया वो, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल मटेरियल फैक्ट प्लेस्ड बिफोर हिम बाय एन ऑर्डर रिकॉर्ड फाइंडिंग whether all or any of the property referred to him in notice are being involved in money laundering or not, provided if the property is claimed by a person other than a person to whom the notice had been issued, then such person shall be given an opportunity of being heard to prove property is not involved in money laundering। क्या बोला देखना, वापस से समझने की कोशिश करना कि अगर ए को लगता है, ए क्या करेगा, 3 चीजें कंसीडर करेगा कि कंसीडरिंग द रिप्लाई, देखेगा पहले क्या रिप्लाई दिया है, ठीक है, फिर वो सुनेगा, उसको पहले रिप्लाई दिखेगा, यहाँ पे रिप्लाई मांगा था ना,
कि सोर्सेज ऑफ इनकम बता। अब इसने रिप्लाई दे दिया, उसने सुन भी लिया उसको इन पर्सन, ठीक है, टेकिंग फिर वो मटेरियल फैक्ट जो भी उसको ठीक लगे वो सब देखेगा। नाउ अपने बाय एन ऑर्डर, अब वो ऑर्डर देगा कि बाय एन ऑर्डर वो डिसाइड करेगा फाइंडिंग कि वेदर सारे प्रॉपर्टी या एनी ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन नोटिस आर बीइंग इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट प्रोवाइडेड। अगर प्रॉपर्टी को कोई और क्लेम कर रहा है बाय अ पर्सन अदर देन अ पर्सन टू whom the notice has been issued, then such person shall be given an opportunity of being heard कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। उसको एक रीजन ऑफ अपॉर्चुनिटी रीजन फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद है सेक्शन 8(3). नाउ अब देखना क्या होता है। सो नाउ अभी 8(2) में क्या कर रही थी, 8(2) में ये क्या कर रहा था, बेसिकली वो अपने फाइंडिंग्स के हिसाब से देख रहा था कि जो प्रॉपर्टी है वो मनी लॉन्ड्रिंग में है या नहीं। अब वो ऑर्डर देगा, कंफर्म करेगा, या तो अटैचमेंट करेगा या तो वो रिटेंशन करेगा प्रॉपर्टी का, या तो वो रिकॉर्ड करेगा सीज अंडर सेक्शन 17 या फिर रिकॉर्ड करेगा फ्रोजन अंडर सेक्शन 18 and record a finding to that effect, whereupon after which such attachment या retention of the property shall continue। वो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट रिटेंशन कब तक चलेगा बेटा, that would continue during the investigation for a period not exceeding 365 days। मतलब ये जो पूरा खेल है आपका कब तक चलेगा, एक बार आपने प्रॉपर्टी अटैच कर ली, रिटेन कर ली, 365 तक आपका नाटक चलेगा। या फिर अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग की इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इन अदर कंट्री बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया, मतलब या तो 365 डेज तक चलेगा इंडिया के हिसाब से, या तो अगर आपका पेंडेंसी ऑफ सूट है ऑलरेडी, पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग है रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ तक, ठीक है, दोनों में से जो भी वहाँ तक आपका जो केस है बेसिकली वो चलेगा। एंड वो कब फाइनल होगा, आफ्टर द कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास बाय द रेलेवेंट सेक्शन। एंड ये 365 डेज में हाई कोर्ट ने जब तक स्टे ऑर्डर लगा दिया है तब तक वो डेज कैलकुलेट नहीं करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द 365 डेज। उसके बाद है सेक्शन 8(4). सो व्हेन द अटैचमेंट ऑर्डर इज क्या है देखना वापस से। So when the attachment order is confirmed, the officer shall take the possession of the property। क्या बोला मैंने, समझने की कोशिश करना। एक बार अटैचमेंट ऑर्डर कंफर्म हो गया है तो ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर पोजेशन ले लेगा प्रॉपर्टी का। अभी तक हमने क्या किया था, अगर हम याद करें बेसिकली 8(1) में क्या था, 8(1) में ये था कि अगर ए को किसी भी डायरेक्टर, याद करने की कोशिश करना, ठीक है, 8(1) में क्या था बेटा, 8(1) में ये था कि अगर किसी भी डायरेक्टर को लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो क्या करेगा, कंप्लेन करेगा, किसको करेगा, ए को करेगा। ए वो 30 डेज का नोटिस देगा, किसको 30 डेज का नोटिस देगा, बोलेगा मुझे सोर्स ऑफ इनकम बता, ठीक है, और कॉपी वगैरह भेज रेलेवेंट पार्टीज को। अब फिर 8(1) यहाँ पर खत्म हो जाता है। 8(2) में क्या होता है कि ए जो है, ठीक है, ए आफ्टर 3 चीज़ें कंसिडरेशन में ले रहा था, वो उसका रिप्लाई सुनेगा, उसको इन पर्सन सुनेगा, और उसका जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो भी निकाल के वो अपना फाइंडिंग देगा, ऑर्डर देगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में ये ऑफेंस इन्वॉल्व है, ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है या नहीं। प्लस अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई पर्सन बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है अदर देन द पर्सन हु हैज़ बीन इशूड नोटिस, इन दैट केस उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। 8(3) में हमने पढ़ा कि जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है उसने डिसाइड कर लिया कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं, तो या तो वो अटैच करेगा या रिटेंशन करेगा, रिकॉर्ड करेगा या फिर फ्रोजन करेगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टी वो जो भी अटैच कर रहा है, रिटेंशन कर रहा है, ये प्रॉपर्टी का ड्रामा जो है वो 365 डेज तक चलेगा। 365 डेज में अगर हाई कोर्ट का कुछ स्टे ऑर्डर है तो वो नहीं चलेगा। प्लस या तो 365 डेज या फिर अगर आउटसाइड इंडिया कोर्ट में कोई पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग है अंडर CRPC तब तक। एंड वो फाइनल तब होगा जब कॉन्फिस्केशन ऑर्डर रेलेवेंट सेक्शन में पास कर दिया जाएगा। Now section 8(4) says that when the attachment order is confirmed, the officer shall take the possession of the property। एक बार ठीक है, ऑब्वियसली जब अटैचमेंट ऑर्डर दे दिया तो ऑफिसर पोजेशन ले लेगा। नाउ अभी तक खेल रहे थे हम लोग अटैचमेंट रिटेंशन, ठीक है। अब स्पेशल कोर्ट आ जाता है पिक्चर में। स्पेशल कोर्ट के पास पावर है कि प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होगी या नहीं वो बताने की। स्पेशल कोर्ट को लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग है तो स्पेशल कोर्ट जो है कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर दे देगा। 8(6) में अगर फाइंडिंग्स के हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कंक्लूड होता है, क्या बोला मैंने, फाइंडिंग्स के हिसाब से ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ नॉट बीन कमिटेड, कंक्लूड नहीं होता है, इट शैल ऑर्डर टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी, ठीक है, फाइन। अगर ठीक है, देखना, एक बार प्रॉपर्टी आपकी अटैच हो गई, ठीक है, तो वो स्पेशल कोर्ट के पास जाएगी। स्पेशल कोर्ट को लगता है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसको लगता है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ है तो फिर वो क्या कर देगा, प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर देगा, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद देखना क्या बोला है,
अब जो अक्यूज्ड है, ठीक है, वही मर जा रहा है ठीक है, डेथ हो जा रही है अक्यूज्ड की, ठीक है, और बीइंग डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन गया या फिर वो मर गया, तो फिर स्पेशल कोर्ट को जो भी ठीक लगेगा, मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं, वो डिसाइड कर लेगा। सेक्शन 8(8) में ये होता है कि अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि जो पर्सन है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं था, और उसने बहुत सारा लॉस सफ़र्ड किया है, उसने गुड फेथ में काम किया था, फिर भी लॉस मिला है उसको, टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशन भी लिया था, वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, रिस्टोर करेगा प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा तू रिस्टोर कर दे प्रॉपर्टी को, और क्लेमेंट है, हाँ ठीक है, और क्वांटिफिएबल लॉसेस अगर उसने कुछ क्लेमेंट ने सफ़र किया है तो उसको आप वो प्रोवाइड करो। तो अब इसका एक सुपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 8(1) में क्या होगा, डायरेक्टर है उसको वो कंप्लेंट करेगा ए को कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो ए क्या करेगा, 30 डेज का नोटिस देगा, बोलेगा मेरे को तेरा सोर्स ऑफ इनकम बता। नाउ कॉपी ऑफ जो भी कॉपी है वो बेनिफिशियल ओनर्स को सेंड कर देगा, प्लस ओनर जो है प्रॉपर्टी का उसको भी सेंड करेगा, जॉइंट पार्टी है तो सर्व कर देगा ऑल पर्सन पे। 8(2) में क्या होता है, अगर ए को लगता है कि कंसिडरिंग, वो रिप्लाई देखेगा उसका, उसको सुनेगा और मटेरियल फैक्ट के हिसाब से वो फाइंडिंग देगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर कोई भी पर्सन बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरा है अदर देन द पर्सन टू हुम द नोटिस हैज बीन इशूड, तो इन दैट केस उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद 8(3) में क्या होता है बेटा, 8(3) में होता है कि अगर ए को लगता है 8(2) में उसने बोला था ना कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग में है या नहीं डिसाइड करूंगा, उसके हिसाब से वो अटैच कर देगा, रिटेंशन कर देगा, रिकॉर्ड कर देगा, सीज कर देगा। वेयर अपॉन आफ्टर विच सच अटैचमेंट और रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कब तक चलेगा ड्रामा, 365 दिन, या फिर आउटसाइड इंडिया अगर वो CRPC में ये प्रोसीडिंग्स चल रहा है, पेंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग, तब तक के फाइनल हो जाएगा जब ऑर्डर मिल जाएगा। फिर 365 डेज में ये ये काउंट नहीं होगा, क्या नहीं काउंट होगा, हाईकोर्ट ने अगर स्टे ऑर्डर दिया है तो। फिर उसके बाद क्या हो जाता था कि एक बार प्रॉपर्टी का अटैचमेंट ऑर्डर आ गया तो ऑफिसर जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा। 8(5) में ये होता है कि आफ्टर अटैचमेंट ऑल्सो स्पेशल कोर्ट जो है वही डिसाइड करेगी कि प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होगी या नहीं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो कॉन्फिस्केट हो जाएगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेज। और 8(6) में क्या होगा कि 8(6) में उसको लगता है भाई मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं, तो प्रॉपर्टी रिस्टोर करने बोलेगा, सेंट्रल प्रॉपर्टी जो है रिस्टोर हो जाएगी। 8(7) में क्या होता है दैट वेयर द ट्रायल कैन नॉट बी कंक्लूडेड बाय रीजन, मतलब ये ही मर गया, ठीक है, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन गया अपना अक्यूज्ड, तो स्पेशल कोर्ट जो है उसको जो ठीक लगेगा वो करेगी। फिर स्पेशल कोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर देगी कि प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दे, अगर उसको लगता है कि जो क्लेमेंट है वो ही हैड एक्टेड इन अ गुड फेथ, लेकिन उसको लॉसेस भी हुए हैं और वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व भी नहीं है, तो इन दैट केस वो क्या कर देगी बेटा, इन दैट केस वो बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी रिस्टोर कराएगा, ठीक है। सेक्शन 9 वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सुनना, वेर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड, क्या बोल रही हूँ मैं, वेर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस, एक बार ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड, ऑल राइट्स एंड टाइटल इन सच प्रॉपर्टी शेल वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस। भले ही उस प्रॉपर्टी पे 10 लाख का लोन था, 10 करोड़ का लोन था, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्फिस्केट होने के बाद आ रही है जो भी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दैट वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस, मतलब अब उसका सारा कर्जा माफ, समझ में आ रहा है या नहीं। चलो फिर आते हैं सेक्शन 11 की तरफ कि ए का पावर क्या होगा, तो डेपिस होगा। डेपिस में क्या, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ऑथराइजिंग और नोट। पी से आ जाएगा आपका प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट। आई से आएगा इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। उसके बाद एस से आ जाएगा समनिंग एंड एनफोर्सिंग द पर्सन ऑन ओथ। तो ये सारी चीज़ें आपके आ गई पावर ऑफ ए में। फिर आता है आपका सेक्शन 11 है जो कि बहुत ही हटके अभी तक जो हम लोग पढ़े थे, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटाइटी। बेसिकली इसमें क्या होता है समझने की कोशिश करना, जो रिपोर्टिंग एंटाइटी होती है जैसे कि बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो वो लोग कैसे वेरिफिकेशन करेंगे आइडेंटिटी किसका, कस्टमर्स का या फिर बेनिफिशियल ओनर का। तो एवरी रिपोर्टिंग एंटाइटी शेल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर। सो वो लोग कैसे कर सकते हैं, बाय 4 मोड ऑफ वेरिफिकेशन, 4 तरीके से कर सकते हैं। या तो वो लोग आधार एक्ट से कर लेंगे, या तो ऑफलाइन आधार एक्ट से कर लेंगे, या पासपोर्ट के थ्रू कर लेंगे, या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट एनी अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन में बताएगा उस हिसाब से कर लेंगे। अगेन मैंने क्या बोला, ऑथेंटिकेशन अंडर आधार एक्ट, ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंडर आधार एक्ट, पासपोर्ट के थ्रू, या फिर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा उसके हिसाब से वो लोग क्या करेंगे बेटा, वो लोग करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ किसका, क्लाइंट का या फिर बेनिफिशियल ओनर का। नाउ ये जो ऑथेंटिकेशन अंडर आधार एक्ट है ये कौन कर सकता है, रिपोर्टिंग एंटाइटी अगर बैंक है तो ही वो ऑथेंटिकेशन अंडर आधार एक्ट कर सकती है। अगर रिपोर्टिंग एंटाइटी बैंक नहीं है और अगर उसको ऑथेंटिकेशन करना है बाय आधार एक्ट तो वो कर सकती है, क्या कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि
जैसे कि देखना है यहाँ पे। सो वो रिपोर्टिंग एंटाइटी अदर देन बैंकिंग कंपनी है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो उसको यूज करने देगा ऑथेंटिकेशन अंडर आधार एक्ट, प्रोवाइडेड दे कंप्लाई विथ व्हाट आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विस एक्ट 2016। नाउ नो नोटिफिकेशन अंडर 11A1, मतलब ये वाला 11(1)(a) होगा 11A1। सो 11A1 तो ये पूरा हो गया ना, सेक्शन ही हम लोग 11A पढ़ रहे हैं, देखना यहाँ पे सेक्शन ही हम 11A पढ़ रहे हैं, 11(1) ये है तो 11(1) ये पूरा हो गया। तो अब क्या बोलने की कोशिश हो रहा है यहाँ पर, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अब देखना क्या बोल रहा है, दैट नो नोटिफिकेशन अंडर 11A1 शेल बी इशूड विदाउट कंसल्टेशन विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। मतलब कोई भी नोटिफिकेशन अंडर 11A1 आप इशू नहीं कर सकते अनलेस यू आर हैविंग द कंसल्टेशन विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। उसके बाद है एनी रिपोर्टिंग एंटाइटी, सेकेंड में आ गए हम। अगर कोई भी इफ कोई भी रिपोर्टिंग एंटाइटी है उसको परफॉर्म करना है ऑथेंटिकेशन अंडर 11(1)(a), मतलब उसको ऑथेंटिकेशन बाय आधार एक्ट करना है क्लाइंट का, तो फिर वो क्या करेगी, तो उनका ड्यूटी है, तो जो भी रिपोर्टिंग एंटाइटी है उसको बोल रही है कि मेरे को ना वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन बाय आधार एक्ट ही करना है, ठीक है। उसका ये ड्यूटी है कि ये जो BCD में बोला है ना कि आधार बाय ऑफलाइन आधार एक्ट भी दो, पासपोर्ट से भी करा सकते हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट से भी करा सकते हैं, तो उसका ये ड्यूटी है कि ये 3 अलग ऑप्शन भी उसको प्रोवाइड करे कि आप ऐसे भी कर सकते हो। वो फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगेन उसके बाद देखना क्या लिखा है, यूज़ ऑफ ये हो गया ना, हाँ यूज़ सॉरी माय बैड, यूज ऑफ मोड्स ऑफ वेरिफिकेशन अंडर सेक्शन 11A1 इज ऑप्शनल। क्या बोला मैंने, यूज ऑफ मोड्स ऑफ वेरिफिकेशन अंडर सेक्शन 11A1 इज ऑप्शनल। मतलब ये चारों ऑप्शन जो दिया है ना, आधार एक्ट, ऑफलाइन आधार एक्ट, पासपोर्ट या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट, ये सारे ऑप्शनल है, ठीक है। आप फोर्स नहीं कर सकते उसको करने के लिए। तो नो क्लाइंट कैन बी डिनाइड ऑफ सर्विस, आप क्लाइंट को ये बेसिस पे सर्विस डिनाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ही इज नॉट हैविंग द आधार नंबर। इफ 11A1A और B इज यूज्ड बाय द क्लाइंट, 11A1A और B कौन सा है, एक तो ऑफलाइन आधार वाला है आधार एक्ट एंड एक ऑथेंटिकेशन अंडर आधार एक्ट है। अगर कस्टमर को आप ये यूज़ करा रहे हो, ठीक है, तो कस्टमर का जो भी बायोमेट्रिक डिटेल्स होगा और जो भी उसका आधार नंबर होगा वो आप स्टोर नहीं कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और भी नोटिफिकेशन दे सकता है, एडिशनल सेफगार्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 11A खत्म होता है। अब 2 सेक्शन बचते 16 और 17, वो हम लास्ट में करेंगे। तो अब 18 पे आ जाओ, सर्च ऑफ द पर्सन। तो अब क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाय जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर अथॉरिटी को बोलेगा कि जा तू इसके यहाँ पे सर्च कर, रीजन राइटिंग में देगा, ठीक है। नाउ अगर अब जो है अपना कौन, अथॉरिटी जो है आफ्टर सर्च एंड सीजर फॉरवर्ड करेगी उसका सील्ड एनवलप में उसका जो भी रिपोर्ट है वो A को फॉरवर्ड करेगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हेन वी डू सर्च एंड सीजर, सबने रेड मूवी दी है, सबको पता है कि कैसे सील होके जाती है कॉपीराइट, ताकि उसके साथ छेड़छाड़ ना हो सके। तो सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू अथॉरिटी को बोलेगी जा इसका सर्च एंड सीजर कर। अथॉरिटी जो है वो सर्च एंड सीजर का कॉपी जो है वो सील्ड एनवलप में A को फॉरवर्ड कर देगा। इफ रिक्वायर देन विद इन 24 आवर टेक अ पर्सन टू, अगर उसको लगता है कि भाई इसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है तो उसको कहाँ लेके जाएगा, वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा विद इन 24 आवर्स में, और ट्रैवलिंग टाइम उसमें एक्सक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नाउ बिफोर दैट पर्सन कैन ओनली बी डिटेन फॉर 24 आवर्स। क्या बोला यहाँ पर देखना, बिफोर दैट पर्सन कैन ओनली बी डिटेन फॉर 24 आवर्स, ओके। If required then within 24 hours can take the person to the nearest गजेटेड ऑफिस या फिर मजिस्ट्रेट। नाउ बिफोर दैट पर्सन कैन ओनली बी डिटेन, मतलब वो पर्सन को आप सिर्फ 24 आवर्स के लिए डिटेन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अब गजेटेड ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्चार्ज करेगा या फिर बोलेगा कि इस पर्सन का सर्च करो। क्या करेगा, वो डिस्चार्ज करेगा, या तो बोले या तो उसको छोड़ देगा या तो बोलेगा चलो भाई इसका सर्च कर लो। नाउ अथॉरिटी जो है वो कॉल करेगी 2 और मोर विटनेस को, और अथॉरिटी प्रिपेयर करेगी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, जब जैसे सर्च एंड सीजर करते सबको पता है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी प्लस विटनेस साइन, ये सब प्रिपेयर किया जाता है। फीमेल सर्च बाय फीमेल अथॉरिटी ओनली, अगर फीमेल का सर्च करना है तो फीमेल अथॉरिटी से ही करा सकते हो। अथॉरिटी जो है वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, अथॉरिटी जो है वो A को देगी क्या, एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड प्लस प्रॉपर्टी। अथॉरिटी जो है एप्लीकेशन देगी A को रिक्वेस्टिंग रिटेंशन ऑफ द रिकॉर्ड प्लस प्रॉपर्टी।
इसके लिए वो एप्लीकेशन दे देगी। तो यहाँ पर सेक्शन 18 खत्म होता है। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, थोड़ा सा बाउंसर गया होगा, आई नो। सेक्शन 18 में क्या बोला बेटा, सर्च ऑफ द पर्सन बोला है, सर्च ऑफ द हाउस बोला है, यानी सर्च ऑफ पर्टिकुलर पर्सन बोला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से अथॉरिटी को बोलेगा सर्च कर ले पर्सन का, रीजन राइटिंग में देगा। उसके बाद जो अथॉरिटी है वो सर्च एंड सीजर करने के बाद सील्ड एनवेलप में ए को कॉपी दे देगी। अगर उसको लगता है तो 24 आवर में वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगी। उस पर्सन को आप 24 आवर से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। मजिस्ट्रेट उसको या तो डिस्चार्ज करेगा तो सर्च ऑर्डर दे देगा। अगर वुमेन है तो उसका सर्च सिर्फ वुमेन कर सकती है, ठीक है। अथॉरिटी 2 और मोर विटनेस को बुलाएगा कि भाई देख अभी सर्च कर रहा हूँ, तेरे सामने कर रहा हूँ। अथॉरिटी जो है प्रिपेयर करेगा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड प्रॉपर्टी प्लस विटनेस साइन को जो भी है। फीमेल का मैंने बताया था। अथॉरिटी जो है आफ्टर डूइंग ऑल द सर्च ऑफ द पर्सन एप्लीकेशन दे देगा ए को रिक्वेस्टिंग रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी, या ए को वो एप्लीकेशन दे देगा। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 19 विच इज़ पावर टू अरेस्ट। सो डिड वी अंडरस्टूड वन थिंग हियर कि यहाँ पर ना बेसिकली जो डेप्यूटी डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर है ना, इनको एक बहुत अच्छी पावर दी है कि पावर ऑफ अरेस्ट। समझ में आ रहा है इतना, इनको एक बहुत अच्छी पावर दी है, पावर टू अरेस्ट। ये लोग चाहे तो ये लोग विदाउट एनी अरेस्ट वारंट ये जो मैले लोग हैं ना इनको अरेस्ट कर सकते। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से डायरेक्टर या फिर डिप्टी डायरेक्टर को बोलेगा कि ये पर्सन गिल्टी है और रीज़न है मटेरियल इन पोजेशन। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी पर्सन गिल्टी है, रीज़न है मटेरियल इन पोजेशन है, तो आप उसको अरेस्ट कर लो विदाउट एनी अरेस्ट वारंट। नाउ ए जो है कौन, अथॉरिटी फॉरवर्ड करेगी कॉपी ऑफ ऑर्डर इन सील्ड एनवेलप टू ए। अगेन पर्सन जो अरेस्ट हुआ है वो विद इन 24 आवर्स आप उसको स्पेशल कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ और जर्नी टाइम एक्सक्लूड कर दो। ये पावर टू अरेस्ट पर्टिकुलर पर्सन है। अभी तक आप सीज कर रहे थे, आपके पास पावर भी है कि आप उसको क्या कर सकते हो बेटा, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको जेल में भी बंद कर सकते हो। वेरी फनी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 20 विच इज़ रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या बोला है देखना, सेक्शन 21 बोल रहा है कि जब भी लगता है वेर एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज्ड अंडर सेक्शन 17 और 18। 17 में क्या हो गई थी, 18 में तो फ्रोज हो गई थी और 17 में आई थिंक क्या हो गई थी, कुछ तो हुई थी, अभी दिखाया था मैंने आपको, बताया था, सेक्शन 8 में पढ़ा था हमने। एक तो रिटेंशन हुआ था, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ बस, रिकॉर्ड सीज हुई थी और यहाँ पे फ्रोजन हुई थी। चलो सो जब भी कोई भी प्रॉपर्टी सीज होती है अंडर सेक्शन 17 या फिर 18 में फ्रोजन होती है और ऑथराइज ऑफिसर है, अगर उसको लगता है, उसके पास रीज़न टू बिलीव है इन राइटिंग, दैट टू रीज़न टू बिलीव इन राइटिंग होना चाहिए, सिर्फ रीज़न टू बिलीव नहीं होना चाहिए, कि रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नेसेसरी फॉर द एडजुडिकेटिंग पर्पज, देन इफ सच प्रॉपर्टी में सीज्ड शैल बी रिटेन्ड एंड इफ फ्रोजन शैल कंटिन्यू टू रिमेन फ्रोजन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days फ्रॉम द डे ऑन विच सच प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज्ड और फ्रोजन। क्या बोला देखने की कोशिश करना, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन कर रहे हो, ठीक है। तो सेक्शन 21 में क्या बोला है, जब भी किसी ऑफिसर को लगता है वेर एनी प्रॉपर्टी हैज बीन सीज्ड अंडर सेक्शन 17 एंड 18 और वो ऑथराइज्ड ऑफिसर को लगता है इन राइटिंग रीजन टू बिलीव कि ये प्रॉपर्टी को रिटेन रहने देना चाहिए, तो एडजुडिकेटिंग फॉर एडजुडिकेटिंग पर्पस, तो वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन या फिर फ्रोजन करके रखेगा फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days फ्रॉम द डे ऑन विच सच प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड और फ्रोजन। उसके बाद क्या बोला है सेक्शन 22 में, ये रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है अगेन। नाउ ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो फॉरवर्ड करेगा कॉपी ऑफ द ऑर्डर प्लस मटेरियल इन हिज पोजेशन। यहाँ पे याद रखना कि ऑथराइज्ड ऑफिसर ना हर सेक्शन के सेक्शन 2 वाले में ना ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है ना वो कॉपी ऑफ, देखो सेक्शन 18 में भी था आई गेस, यस सेक्शन 2 उसमें भी सब सेक्शन 2 में ही था, फॉरवर्ड करेगा कॉपी ऑफ द ऑर्डर मटेरियल इन हिज पोजेशन टू ए। नाउ इसको समझने की कोशिश करना, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 180 days एज पर 21 द property shall be returned to the person from whom such property has been seized unless the A permits the retention period beyond such limit। कि अगर जब आप वो प्रॉपर्टी को 180 days में उसको दे दो जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, लेकिन अगर A बोलता है कि ठीक है चल और टाइम के लिए रख ले, तो आप रख सकते हो। उसके बाद क्या दिया है सेक्शन 24 विच इज द A shall satisfy himself that the property is involved in money laundering before permitting the retention of property beyond। मतलब 180 days के बाद भी आप खाली पुली उसका प्रॉपर्टी रख रहे हो, आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है, तो क्यों खुजली आ रही है क्या,
आफ्टर द कॉन्फिस्केशन, अब ये समझने की कोशिश करना, एक बार कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास हो जाता है तो हमको पता था कि कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी चली जाती है। अब ए जो है वो डायरेक्ट करेगा रिलीज ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज अदर देन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस टू द पर्सन फ्रॉम होम द प्रॉपर्टी वाज सीज। ए को लगता है इसमें से पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो बेसिकली सीज नहीं होनी चाहिए थी, तो वो फिर वो बोल देगा कि भाई इसको अनसीज कर दो या फिर इसको अनकॉन्फिस्केट कर दो, इसको वापस दे दो प्रॉपर्टी को। 26 में क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 25, कि 25 में जो बोला वो भूल जाओ। 25 में क्या बोला था देखना, दैट आफ्टर द कॉन्फिस्केशन ऑर्डर एज पर सेक्शन 86 द ए शेल डायरेक्ट द रिलीज ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी, मतलब वो उन प्रॉपर्टी को रिलीज करेगा। बेसिकली देखो, एक बार जब प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की, ठीक है, तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट, एक बार जब प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली तो उसमें से ऐसी भी प्रॉपर्टी होंगी जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, कुछ होंगी जो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है। जो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है वो उन प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, अनसीज कर देगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा। अब जो है 26 में क्या बोल रहा है कि आपने जो अभी तक सुना उसको भूल जाओ। 25 में डायरेक्टर या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर को, डायरेक्टर या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो है वो विथहोल्ड करेगा रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 180 डेज। अगर उसको लगता है कि प्रॉपर्टी जो है वो रेलेवेंट है फॉर अपील प्रोसीडिंग। अब इसमें देखना क्या बोला, देखना यहाँ पे सुनने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या बोला, अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर ए को लगता है कि प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाना चाहिए, ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो रिलीज कर देगा। लेकिन अगर उसको लगता है डायरेक्टर या फिर अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर को कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको विथहोल्ड करने की ज़रूरत है, तो वो 180 डेज हो जाने के बाद भी 90 डेज तक क्या करेगा, प्रॉपर्टी को विथहोल्ड करके रखेगा। अगर उसको लगता है सिंपल सी कि ये प्रॉपर्टी जो है ये रेलेवेंट है फॉर द अपील प्रोसीजर। ठीक है, अब हम करेंगे सेक्शन 21 विच इज़ रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अभी हम जो कर रहे थे वो रिटेंशन ऑफ क्या कर रहे थे बेटा, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे थे ना। हाँ, अब हम रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स करेंगे, सेम सेक्शन है, कुछ इसमें भलता नहीं है, सेम चीज़ें पूरी मिला के देखना। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, तो वेर एनी रिकॉर्ड्स हैव बीन सीज्ड, मतलब कोई भी रिकॉर्ड अगर आपने अंडर सेक्शन 17 या 18 में सीज्ड या फ्रोजन करके रखी है और ऑथराइज ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है कि सच रिकॉर्ड्स आर नेसेसरी फॉर द एडजुडिकेटिंग पर्पस अदर देन इट सच रिकॉर्ड इज सीज्ड रिटेन्ड एंड इफ सच फ्रोजन, तो मतलब वही सेम चीज़ें बोली है। अगर उसको लगता है कि भाई फॉर द एडजुडिकेटिंग पर्पस इस रिकॉर्ड को रिटेन करने की ज़रूरत है, तो अगर वो रिटेन है तो उसको रिटेन करके रखने के, फ्रोजन है तो कंटिन्यू करेंगे उसका फ्रोजन कब तक, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज फ्रॉम द डे ऑन विच सच टाइम इट वॉज सीज्ड। 21(2) में क्या बोल रहा है, दैट द पर्सन फ्रॉम होम रिकॉर्ड सीज ऑफ फ्रोजन शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन द कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड्स। फिर 21(3) में क्या बोल रहा है देखने की कोशिश करना, दैट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज एज पर 2(1) रिकॉर्ड शैल बी रिटर्न टू द पर्सन फॉर होम सच रिकॉर्ड्स वर सीज्ड अनलेस द ए, मतलब वही सेम चीज़ है कि एक बार आपका 180 डेज हो जाता है फिर भी आप उसको अगर रिटेन करके रखना चाहते हो तो आप रिटेन करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ए परमिशन दे रहा है तो। 21(4) में क्या बोला है कि ए जो है वो सेटिस्फाई करेगा हिमसेल्फ कि जो रिकॉर्ड है ये फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन आर रिक्वायर्ड। 21(5) में वही है, आफ्टर द कॉन्फिस्केशन अगर लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो उसको आफ्टर द कॉन्फिस्केशन अगर लगता है डायरेक्ट द रिलीज ऑफ ऑल रिकॉर्ड तो रिलीज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर डायरेक्टर को लगता है कि विथहोल्ड करना चाहिए तो विथहोल्ड भी कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज बियॉन्ड 180 डेज। सेम था जैसे रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी था, सेम रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स का भी सेम था सब कुछ। फिर अब सेक्शन 23 में आ रहा है प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन। अब ये क्या है देखना, प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन, तो जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, दो और मोर ट्रांजैक्शन में एंड वन और मोर सच ट्रांजैक्शन इज और आर प्रूफ टू बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, देन फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 8 it shall be presumed that the remaining transaction from part of such transaction unless otherwise proved to the satisfaction of the A। मतलब इन शॉर्ट इसमें वही बोल रहा है कि आपकी 3 प्रॉपर्टी सीज कर ले जिसमें से 2 मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अब आप बाकी एक के लिए लड़ नहीं सकते जब तक ए नहीं मानेगा, इतनी सी बात है। नाउ 26 अपील टू एपलेट ट्राइब्यूनल। आई नो इसमें से कुछ सेक्शन छूट रहे हैं, जिनके नोट्स है वो मैं बता रही हूँ। इसमें से आई गेस अभी तक ज़्यादा नहीं, कुल मिला के ये नोट्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके अलावा मुझे आपको 6 से 7 सेक्शन कराने हैं। तो ये एक बार कंप्लीट कर लूँ जो पढ़ा रही हूँ, उसके बाद वो 6 से 7 सेक्शन भी कवर कर लूँगी। जैसे 16, 17 बाकी था, 23 के बाद आई थिंक 25 ऐसे कुछ था, तो डोंट वरी सब कवर हो जाएगा। उसके बाद देखना भी क्या है,
नाउ सेक्शन 26 में क्या बोल रहा है, अपील टू एपलेट ट्राइब्यूनल। तो सबसे पहले आप कहाँ अपील करोगे, पहले तो आप ए के पास जाओगे, उसके बाद आप एपलेट ट्राइब्यूनल, ए से खुश नहीं आप एपलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, आप एटी से खुश नहीं हो आप हाई कोर्ट के पास जाओगे, हाई कोर्ट से खुश नहीं हो आप स्पेशल कोर्ट के पास जाओगे। डायरेक्टर या फिर कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है, अगर वो ए से खुश नहीं है, प्लस कोई भी एनी रिपोर्टिंग एंटाइटी भी अगर अग्रीव्ड है, याद है रिपोर्टिंग एंटाइटी सेक्शन 11A में पढ़ा था, रिपोर्टिंग एंटाइटी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला, लास्ट में वो जो सब डिस्क्लोजर देना पड़ता है उसको, तो जो रिपोर्टिंग एंटाइटी वो भी अगर अग्रीव्ड है तो 45 डेज के अंदर अंदर एपलेट ट्राइब्यूनल के पास चली जाएगी। अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तो फिर उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं, कितने डेज का देंगे वो फिक्स नहीं है। एपलेट ट्राइब्यूनल जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी पार्टीज को, और कंफर्म या फिर सेट असाइड या फिर मॉडिफाई कर देगी, और किसको कंफर्म करेगी ऑर्डर को, या सेट असाइड करेगी या फिर मॉडिफाई कर देगी। ऑर्डर ऑफ कॉपी जो है वो सेंड करेगी टू ऑल द पार्टीज ऑफ द अपील, और अपील जो है वो आपको एक्सपीडिशली आपको क्या करना है, डिस्पोज करना पड़ेगा, किसको, एपलेट ट्राइब्यूनल को। और कब कब करना है, तो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट इट इज़ बीइंग फाइल्ड। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट वाला पढ़ लेते फिर, क्योंकि अभी मैच हो रहा है ना तो मेरे ख्याल से पढ़ लेना चाहिए। सेक्शन 41 में सिर्फ इतना सा बोला है, नो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। 42 में बोला है अपील टू हाई कोर्ट, पर्सन जो है 80 से कुछ नहीं, 60 + 60 डेज, मतलब 60 नॉर्मल और 60 एक्सटेंशन, हाई कोर्ट के पास जा सकता है अगर सफिशिएंट रीजन है तो। फिर 42 आना, 42 में आना, देखना क्या लिखा। नाउ नोट, इफ अग्रीव्ड नॉट सेटिस्फाई विद डिसीजन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल, तो अपील करेगा 60 + 60 डेज में हाई कोर्ट को। इफ सफिशिएंट कॉज है तो फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, वही तो बताया था मैंने, वहाँ पे भी सेम ही चीज़ है। सेक्शन 42 दो बार लिख दिया है, चलो ठीक सही है। सेक्शन 35 पावर ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल, इसके पहले हमने किसी और का भी पावर पढ़ा था, याद है, आई थिंक ए का पढ़ा था, यस, डेपिस बोला था मैंने, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ओथ ऑन एफिडेविट, एक्सेस टू पब्लिक रिकॉर्ड्स, इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। कहीं भी किसी भी ट्राइब्यूनल का आपको पावर पूछा ना तो ये डैपिस लिख के आना। डैपिस क्या है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ओथ ऑन एफिडेविट, एक्सेस टू पब्लिक रिकॉर्ड, इशू कमीशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। ठीक है, अब आ जाते हैं 43 to 47 में। 43 भी मैं बाद में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये मैंने लिखा तो है बट इसमें से कुछ चीज़ें और लिखनी है, तो 43 44 फिलहाल पेंडिंग रखो। 45 पे आते हैं। नाउ 45 पे क्या बोला देखना, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो ये सेम चीज़ आपकी, अगर आपने CRPC पढ़ा है अभी फ्रॉड वाले चैप्टर में, चैप्टर 4 में RCD के, या फिर आपने CRPC कहीं भी पढ़ा है इसके अलावा, तो ये सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, देखना। offenses to be cognizable and non-bailable declares that offenses, section 45 declares that offenses under this act is cognizable and मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में आप जो ऑफेंस कर रहे हो वो कॉग्निजेंस भी है, कॉग्निजेबल भी है और नॉन बेलेबल भी है। ठीक है, नो पर्सन अक्यूज अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड बेल ऑन हिज ओन मोशन। हाँ, इसका ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है कि कोई भी पर्सन को आप बेल नहीं दे सकते अनलेस कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, आपने पहले अगर उसको बेल देना तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है आपने उसको अपॉइंट किया होना चाहिए और उसको अपॉर्चुनिटी मिला होगा कि वो इसका केस अपोज कर सके एंड कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द सेम। ठीक है, क्या बोला मैंने देखना कि अगर उस पर्सन को बेल तब तक नहीं मिलेगा जब तक कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपॉइंट ना हो गया हो और उसने इस केस को अपोज ना कर दिया हो। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ठीक है फिर भी इसको बेल देना चाहिए तो दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 16, मतलब इनको तो आप बेल दे ही सकते हो। पर्सन जो अंडर एज है 16, अंडर एज 16 है, अब विमेन है, सिक है या फिर इन्फर्म है, ठीक है, या फिर अक्यूज अलोन विद अदर को अक्यूज ऑफ ML केस इन सम ऑफ लेस देन 1 करोड़ का मैटर है, तो आप उनको बेल पे रिलीज़ कर सकते हो, टेम्परेरी बेल पे रिलीज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको किसका ऑर्डर लगेगा, स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लगेगा। हावेवर स्पेशल कोर्ट shall not take cognizance of any offence punishable under section 4 except for a writing complaint made by the director या फिर officer of central state government। However a special court shall not take cognizance of any offence, मतलब इसमें क्या बोला है समझने की कोशिश करना। जो स्पेशल कोर्ट है ना
वो तब तक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नहीं ले सकती जो कि पनिशेबल अंडर सेक्शन 4, जब तक कि राइटिंग कंप्लेंट में नहीं आ रही डायरेक्टर का या फिर ऑफिसर का। मतलब स्पेशल कोर्ट के पास भी पावर नहीं है कि वो सेक्शन 4 में पनिशमेंट दे सके, जब तक वो ऑफेंस जो है डायरेक्टर या फिर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेंट नहीं कर रहे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आना सेक्शन 63 विच इज़ पनिशमेंट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन। समझने की कोशिश करना। एनी पर्सन वो विलफुली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सो आफ्टर सर्च एंड अरेस्ट, यहाँ पर देखना, एनी पर्सन विलफुली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सो आफ्टर सर्च एंड अरेस्ट वो लाइबल हो जाएगा 2 years के लिए इम्प्रिजनमेंट के लिए, 50K ऑफ फाइन और बोथ। इफ़ एनी पर्सन जो कि लीगली बाउंड था बट उसने वो सच नहीं बताया, साइन नहीं कर रहा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट पे समन इशू किया था, आ नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देके पेनल्टी इम्पोज कर देंगे। उसके बाद क्या आता है बेटा 62 पनिशमेंट फॉर विक्सेशियस सर्च। विक्सेशियस मतलब मस्ती आ रही है आपको इसलिए आप सर्च कर रहे हो, तो ऑफिसर विदाउट रीजन इन राइटिंग, रीजन नहीं है, मस्ती मस्ती में कर लिया तो कर लिया, सर्च डिटेन सर्च अरेस्ट कर रहा है, तो ऑफिसर को इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 2 year के लिए या फाइन के लिए 50K या फिर दोनों। नाउ 64 में वही है दैट कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नहीं कर सकता है अंडर सेक्शन 62 एंड 63 अनलेस सैंक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मे और मे नॉट गिव सैंक्शन विद इन 90 days ऑफ रिफ्यूज़। मतलब सॉरी विद इन 90 days, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दे भी सकता है या फिर 90 days में यहाँ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। खत्म, इतना ही था। सो बेसिकली ये जो नोट्स था उसके हिसाब से तो हम सारे सेक्शन कर चुके हैं, फिर भी कुछ सेक्शन रहते हैं, आई विल मेक अ नोट ऑफ इट कौन कौन से हैं। सो बेसिकली ये सेक्शंस बाकी है देखना, 16, 17, 22, 38, 39। हालांकि 16, 17, 22 बड़े हैं, 38, 39, 40 ये छोटे हैं, 40 वो भी ठीक है, 66 थोड़ा सा बड़ा है। तो एक और चीज़ बतानी थी मुझे दैट कॉर्पोरेट ऑफेंस जो होता है अंडर सेक्शन 447 वाला वो स्केड्यूल ऑफेंस में आता है, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन देना था। अब दिस सेक्शंस वी हैव टू डू, आई एम जस्ट थिंकिंग अभी कराऊँ या नेक्स्ट लेक्चर लो इसके लिए। हालांकि ये वाले सेक्शन तो बहुत छोटे हैं, इसके लिए मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे जो कि मैंने नहीं बनाए, सो आई एम नॉट श्योर, बट लेट मी जस्ट चेक। मैं एक काम करती हूँ, पहले अपन एक काम करते हैं, 16, 17, 22 को छोड़ो, 38, 39, 40, 44 एंड 66 करते हैं। चलो सेक्शन 38 देखना, डिसीजन टू बी बाय मेजॉरिटी। 2 मेंबर जो है किसके बेटा इसके ना ए के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, अगर उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है किसी पॉइंट को लेके तो वो लोग अपने चेयरमैन के पास जाएंगे, चेयरमैन अपना खुद का नोट्स बनाएगा और वो ये रेफर कर देगा किसको, एपेलेट ट्राइब्यूनल को। अब जो एपेलेट ट्राइब्यूनल के मेंबर्स हैं उनका जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा दैट वुड बी फाइनल। इतना समझ में आया? अगर सिर्फ इन दोनों मेंबर के बीच में झगड़ा है तो फिर एपेलेट ट्राइब्यूनल के मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। सेक्शन 39 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रफ है तो वो नहीं करा रही, मतलब कराने जैसा ही नहीं है, करना भी मत, मन भी करेगा तो भी। सेक्शन 14 देखना क्या यहाँ पर क्या दिया है, मेंबर्स एटसेट्रा टू बी अ पब्लिक सर्वेंट्स। लेट मी बी रेडी विथ योर नोट्स फर्स्ट। अच्छा दैट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी बिकॉज 2 लाइन का है, सो लेट मी नॉट वेस्ट माई टाइम ऑल्सो, सॉरी। सो यहाँ पर दिया देखना, मेंबर्स एटसेट्रा, आई थिंक थोड़ा सा विजिबल होगा तो ठीक है, इतना ही दिया, मेंबर्स एटसेट्रा टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। देखना यहाँ पे मेंबर्स एटसेट्रा टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, तो जो चेयरमैन मेंबर है या अदर ऑफिसर है, एम्प्लॉय है एटी के या फिर ए के, डायरेक्टर एंड द ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम शेल बी डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट विद, मतलब सिर्फ इतना बोला है कि ए और एटी के जो मेंबर है ना हम उनको पब्लिक सर्वेंट मान लेंगे, बस इतनी सी बात है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। नाउ सेक्शन 44 विच इज ऑफेंस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, सो आई हैव टू फ्रेम अ नोट्स फॉर दिस वन, आई हैव टू डू दैट, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, आई विल बी बैक सून। तो देखना यहाँ पर ऑफेंस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट सेक्शन 44। सो बेसिकली इट सेज दैट कि ऑफेंस जो है अंडर सेक्शन 4 एंड मतलब सेक्शन 4 में जो भी ऑफेंसेस आ रहे हैं पीएमएलए के वो, और जो भी स्केड्यूल ऑफेंस है, ठीक है, ये भी और ये भी, ये कौन ट्राई करेगा, ये ऑफेंस कौन बेसिकली कौन करेगा, ट्रायल प्रोसीजर अगर कौन करेगा तो स्पेशल कोर्ट करेगा, ये स्पेशल कोर्ट के अधिकार है, ठीक है। नाउ स्पेशल कोर्ट ऑन कंप्लेंट बाय अथॉरिटी टेक कॉग्निज ऑफ, मतलब सेक्शन 4 के भी ले रही है, स्केड्यूल ऑफेंस के भी ले रही है, और कंप्लेंट अगर करी अथॉरिटी तो सेक्शन 3 के भी लेगी, ठीक है।
कोई भी कोर्ट अदर देन स्पेशल कोर्ट अगर हैज़ अ कॉग्निजेंस ऑफ एनी स्केड्यूल ऑफेंस, तो फिर अथॉरिटी जो है, जो इस पीएमएलए में कंप्लेंट करने वाला है, बेसिकली वो अथॉरिटी वो एप्लीकेशन देगा और वो कोर्ट से जो भी क्या था अपना, वो कोर्ट से जो भी प्रोसीडिंग थी वो स्टॉप हो जाएगी और उसको फिर उसी स्टेज से कौन चालू करेगा, स्पेशल कोर्ट चालू करेगा। स्पेशल कोर्ट जो है वो ट्रायल होल्ड करेगा एज पर व्हाट सीआरपीसी 1973। हाई कोर्ट के पास जो है वो बेल वाला पावर होता है ना, अंडर सेक्शन 439 सीआरपीसी का, तो इस सेक्शन की वजह से वो सेक्शन अफेक्ट नहीं होगा, बेल वाला पावर वैसा ही रहेगा। दैट इज इट। अब इसके बाद सेक्शन बच रहा है, माय बैड, चलो एक बता देती हूँ, 47 है, हालांकि ये बहुत छोटा है। आई थिंक यहाँ से अगर विजिबल होगा तो देखना, चलो देखते हैं। सो अपील एंड रिविजन के बारे में बात की गई है, दैट द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज सो फार एज मे बी एप्लीकेबल ऑल द पावर्स कन्फर्ड। मेरे को तो इम्पोर्टेंट नहीं लगा, वही स्पेशल कोर्ट, वही सब चीज़ें, लोकल लिमिट, ये लिमिट, वो लिमिट, इस पर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो लेट इट बी। उसके बाद 2 सेक्शन बचते हैं, विच इज 66, 67, एक और है 16 और 17, तो मैं भूल ही गई। इसको देखती हूँ क्या करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम देखना इसमें क्या दिया है। द डायरेक्टर या फिर एनी अदर अथॉरिटी, डायरेक्टर या फिर एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन दिस बिहाफ may furnish or cause to furnish any officer, authority or body performing any function under law, imposing of any tax, duty, dealing in this one, नार्कोटिक ड्रग्स, ये वो क्या था, लेकिन ये डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो डायरेक्टर या फिर कोई भी अदर अथॉरिटी जो है स्पेसिफाइड बाय हिम बाय जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर, बेसिकली फर्निश करेगा एनी ऑफिसर को, and such other officer, authority or body performing under any law for the central government necessary in the public interest. क्या है ये? If the director or the authority specified under subsection 1 of the opinion on the basis of information or material in his possession that the provision of other law for the time being in force are contravened, then the director or such other authority shall share the information with the concerned agency. Basically disclosure of information है, but अब information सिर्फ इतना बताया कि furnish करना पड़ेगा इन लोगों को, कोई भी ऑफिसर को, फेमा का हो गया, illicit traffic in narcotic drugs का हो गया, psychotropic substances under the narcotic drugs, तो ये सारी चीज़ें अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। बार ऑफ सूट इन सिविल कोर्ट्स, अब यहाँ पर इसको भी देख लेना, 2 लाइन का है। दैट नो सूट शैल बी ब्रॉट इन सिविल कोर्ट टू सेट असाइड और मॉडिफाई एनी प्रोसीडिंग्स टेकन, और वही सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वही चीज़ है। 447 तो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अभी आई गेस 2 सेक्शन बचते हैं, विच इज 16 एंड 17। देखना है काफ़ी बड़ा है, 16 यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, 17 यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज में जाओगे तो यहाँ तक है। इसके नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएंगे मुझे। होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट चेक वंस। So in section 16, which is power of survey, if authority has reason in writing plus material in his possession that offence under section 3 has been committed, so he may search and he may enter into at any place where within the area assigned to him, or if the authorized by other authority of his jurisdiction of area, and he may require his employee to assist him in inspection of the records या फिर necessary facility to verify the proceeds of crime, furnish relevant information, then authority whatever information he could sort, he would just report that in a writing with reason to AA. Now authority also may place the identification mark in the thing that he has verified, and he can also make an inventory of property checked and verified. He can also record statement of any person was there at the place.
So now section 17, which is also important and also interesting, search and seizure. So director or a person not below the rank of deputy director, if they have reason to believe, if he has reason to believe in writing that any person is has committed the money laundering act, या फिर is in possession of proceeds of crime, या फिर is in possession of records relating to money laundering, या फिर in possession है उसके पास property का related to crime, so he may authorize any of his subordinate officer to do what? This is again the same thing which is there under CRPC 1973 का search and seizure. Also this is there for GST में जो search and seizure होता है उसमें भी same है, and income tax में जो search and seizure होता है उसमें भी ये power है officer का, that now he can authorize the subordinate officer, he can enter into any place, building, place, vessel, vehicle, aircraft where reason or proceeds of crimes are kept. कोई भी दरवाजे को तोड़ सकता है, अलमारी को, बॉक्स को, लॉकर को, सेफ को, अलमीरा को, जैसे जैसे कि रेड मूवी में तोड़ा था, सेम लाइक दैट. सीज कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाल सकता है किसी भी रिकॉर्ड्स पे, मेक अ नोट ऑफ इन्वेंट्री, मेक अ नोट या फिर इन्वेंट्री, मेक वो नोट या फिर इन्वेंट्री का रिकॉर्ड्स रख सकता है, एग्जामाइन करा सकता है किसी भी पर्सन को नोट पे. नाउ 17(1) इज दैट कि अगर वो सीज नहीं कर पा, अगर इफ सीज नहीं कर पा रहा है रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी को, तो उसको फ्रीज कर देगा. वेरी नाइस. फिर उसके बाद वो ए को रीज़न देगा, मटेरियल इन हिज पोजेशन, अथॉरिटी देगा ए को. अब अगर एक अथॉरिटी को अगर लगता है, जब वो सर्वे करा था अंडर सेक्शन 16, कि अगर मैंने इसको प्रॉपर्टी को अभी सीज नहीं किया तो ये जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है ये कंसील्ड हो जाएगा, या प्रॉपर्टी कंसील्ड हो जाएगी, या एविडेंस कंसील्ड हो जाएगा, तो वो उस टाइम पे भी सर्वे का ऑथराइजेशन डायरेक्ट कर सकता है. नाउ अथॉरिटी आफ्टर सीजिंग अथॉरिटी आफ्टर सीजिंग मतलब एक बार उसने सीज कर लिया सब कुछ, तो एप्लीकेशन देगी किसको? डबल ए को, विच इज़ ए, कि भाई ये प्रॉपर्टी, या एप्लीकेशन देगी फॉर रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी सीज्ड. So this is it, and we are done with PMLA altogether. Bye for now.